सोचिए, एक तरफ फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और बस कुछ ही घंटों बाद लाल किले पर एक अलग ही घटना होती है। अब पहली नज़र में लगता है कि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं, है ना? लेकिन असल में ये दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक बहुत बड़ी और खतरनाक तस्वीर को सामने लाते हैं। तो सवाल यही उठता है, फरीदाबाद में मिला अमोनियम नाइट्रेट और लाल किले पर हुई वो घटना, इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। पता लगाएंगे कि वो कौन सा धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है और ये सब हमारी मतलब भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि लड़ाई का मैदान कैसे बदल रहा है, फिर बात करेंगे एक बिल्कुल नई तरह के स्लीपर सेल की। इसके बाद फरीदाबाद की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे, समझेंगे कि आईएसआई का प्रॉक्सी गेम क्या है और आखिर में देखेंगे कि ये भारत के लिए एक नया खतरा क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में ये कहानी एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से शुरू होती है। एक ऐसी घटना हुई जिसने दुश्मन को अपनी पूरी की पूरी चाल ही बदलने पर मजबूर कर दिया। देखिए, होता ये था कि पाकिस्तान की आईएसआई सालों से जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके भारत में स्लीपर सेल बना रही थी। ये उनका पुराना तरीका था। लेकिन फिर आया मई 2024 और हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद को आप कह सकते हैं बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। अब जब इतना बड़ा झटका लगा तो आईएसआई और जैश के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पुरानी तरकीबें छोड़कर कुछ नया और सच कहूं तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ा। तो सवाल ये है कि ये नई रणनीति थी क्या? ये थी एक एकदम नए किस्म के स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने की। एक ऐसा नेटवर्क जो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा शातिर और जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि ये स्लीपर सेल होता क्या है। बहुत सिंपल है। ये ऐसे लोगों का एक खुफिया ग्रुप होता है जो हमारे आपके बीच बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और फिर जब उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है तब वो किसी खास मिशन के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हुआ ये कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 तरह के नए सेल बनाए जा रहे हैं। समझिए, ये इस नए नेटवर्क के 4 पिलर हैं। पहला है लॉजिस्टिकल सेल। इनका काम चोरी की आईडी पर सिम कार्ड खरीदना, मतलब सारा छोटा मोटा इंतजाम करना। दूसरा है फाइनेंशियल सेल, जो बिल्कुल नए तरीकों से पैसों का फ्लो मैनेज करता है। तीसरा आइडियोलॉजिकल सेल, ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और युवाओं को कट्टर बनाते हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक ऑपरेशनल सेल। और खतरनाक इसलिए क्योंकि अब ये हाईली स्किल्ड पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, पैसे भेजने का तरीका ये पूरी तरह से बदल गया है। देखिए, पहले इस्तेमाल होता था हवाला का। अब हवाला को ट्रैक करना मुश्किल तो था पर नामुमकिन नहीं। लेकिन अब ये लोग चैरिटी और असली दिखने वाले बिजनेस का मुखौटा पहनकर पैसा भेज रहे हैं, और वो भी कई अलग अलग देशों से। इसका नतीजा, अब पैसे का सोर्स ढूंढना भाई लगभग नामुमकिन सा हो गया है। चलिए, अब इस बड़ी पिक्चर से हटके उस एक केस पर फोकस करते हैं जिसने इस पूरे नए नेटवर्क की पोल खोल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की साजिश की। ये पूरा मामला आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सामने आया। बस एक गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तो जैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं, राज खुलते चले गए और देखते ही देखते पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, शुरुआत हुई सहारनपुर से। वहां एक डॉक्टर आदिल अहमद जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक बहुत बड़ी बात कबूली कि एनसीआर में कई सेल एक्टिव हैं। बस यही वो लीड थी जिसने एजेंसियों को फरीदाबाद के एक इमाम इश्तियाक तक पहुंचा दिया। ये इमाम ही रिक्रूटमेंट का मेन आदमी था और फिर इश्तियाक के जरिए डॉक्टरों जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। अब जरा इस फरीदाबाद सेल के मेन प्लेयर्स से मिलिए। एक थे डॉक्टर मुजम्मिल शकील शेख। ये फरीदाबाद में एक डॉक्टर थे और इनका काम था आईईडी बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का जुगाड़ करना। दूसरी थी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती ही, मतलब गाड़ियां वगैरह अरेंज करना। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी था इमाम इश्तियाक, जो नए लोगों की भर्ती और उनका ब्रेन वॉश करता था। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक नए पैटर्न की तरफ इशारा करता है। इसे कहा जा रहा है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स को आतंकवाद में शामिल करना। सोचिए, इन पर कौन शक करेगा? और उससे भी बड़ी बात, इनके पास तो खतरनाक केमिकल्स तक की पहुंच हो सकती है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करने के पीछे आईएसआई की असली बड़ी चाल क्या है। ये उनका प्रॉक्सी गेम है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा मॉडल तैयार करना जिससे वो आसानी से पल्ला झाड़ सकें। मतलब हमला हो तो इल्जाम किसी इंटरनेशनल ग्रुप पर डाल दो और खुद पर्दे के पीछे से पूरा नेटवर्क कंट्रोल करते रहो। और ये काम कैसे करता है वो भी समझिए। ये एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। सबसे ऊपर बैठी है आईएसआई जो सारे निर्देश देती है। उसके नीचे है जैश ए मोहम्मद जिसका काम है भारत में लॉजिस्टिक्स, पैसा और स्लीपर सेल का नेटवर्क संभालना। लेकिन हमले को अंजाम देने के लिए सबसे आगे किसे रखा जाता है? अंसार गज़वत उल हिंद यानी एजीएच को, जो कि अल कायदा से जुड़ा है। तो नतीजा क्या होता है? हमला होता है और आईएसआई बड़े आराम से कह देती है ये हमने नहीं, ये तो अल कायदा ने किया है, और बस वो साफ बच निकलती है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी साजिश का भारत के लिए मतलब क्या है, भविष्य के लिए कौन से नए खतरे पैदा हो रहे हैं। इस पूरी रणनीति का जो अल्टीमेट गोल है वो है होम ग्रोन टेररिज्म मॉड्यूल बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारतीय नागरिकों को ही रिक्रूट करो और उन्हीं से भारत के अंदर हमले करवाओ, ताकि दुनिया को ये लगे कि अरे ये तो भारत की अपनी अंदरूनी समस्या है, इसमें किसी बाहरी देश का कोई हाथ नहीं है। और ये खतरा एक दो नहीं बल्कि कई लेवल्स पर है। देखिए, जो अमोनियम नाइट्रेट मिला वो साफ साफ आईईडी के खतरे की तरफ इशारा करता है। लाल किले जैसी घटनाएं बताती हैं कि फिदायीन हमलों का खतरा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब एक नया और शायद सबसे खौफनाक खतरा भी सामने आ रहा है, और वो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। जरा सोचिए, जब आतंकवादी डॉक्टर होंगे तो उनकी पहुंच खतरनाक बायोलॉजिकल केमिकल्स तक भी तो हो सकती है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटें तो ये एक बिल्कुल नया टेरर मॉडल है, जिसमें वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि एक ऐसा होम ग्रोन आतंकी नेटवर्क बनाया जा सके जिससे पाकिस्तान हमेशा हमेशा पल्ला झाड़ सके। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आतंकवादी कोई बाहरी दुश्मन न हो बल्कि हमारे ही बीच रहने वाला कोई पढ़ा लिखा भरोसेमंद प्रोफेशनल हो, तो फिर देश की सुरक्षा के भविष्य का क्या होगा?